नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पीएचडी के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपसे एक सिंपल सा प्रश्न है। आप अभी आंसर कर सकते हो कमेंट में या फिर आप वीडियो के बाद में कर सकते हो। आंसर ये है कि कितने लोग आप में से कितने लोगों को पीएचडी एक बर्डन लगता है ना? आप वीडियो के कमेंट में आंसर ज़रूर करिएगा और आज की इस पूरी वीडियो में अगर लास्ट तक आप बने रहेंगे तो आपको बहुत कोर चीज़ें समझ में आएँगी। साथ ही हम लास्ट में ये भी बताएँगे कि किस तरीके से ईज़िली आप एक्सेस कर सकते हो कि कहाँ-कहाँ का पीएचडी का अभी एडमिशन चल रहा है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक तौर पे समझते हैं कि पीएचडी एक्चुअली में होती क्या है। पीएचडी को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के नाम से जाना जाता है। पीएचडी है ना, आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरा नाम अभी अशोक सिंह है, जैसे मैंने पीएचडी का थीसिस सबमिशन कर दिया और मुझे अवार्ड हो गया तो मैं डॉक्टर अशोक सिंह लिख सकता हूँ। सबसे अच्छा तो ये हो जाता है, पहला अच्छा लगेगा आपको सुन के। तो सेकंड चीज, पहला फायदा तो ये है। सेकंड चीज ये फायदा है कि आप अगर एकेडमिक्स में करियर बनाना चाह रहे हो तो वहां पर भी आपको बेनिफिट मिलती है ना। तो पीएचडी ओवरऑल बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आपके एजुकेशन को एक नया शेप निकाल के देती है। तो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के नाम से जाना जाता है। अगर आप पीएचडी कर लेते हो तो आप वो मरीजों को चेक करने वाले डॉक्टर तो नहीं बनते हो, लेकिन अपने विषय के विशेषज्ञ बन जाते हो, इसलिए डॉक्टर माना जाता है आपको अपने सब्जेक्ट का। चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें एक एक करके समझते हैं। पीएचडी क्यों करनी चाहिए? आप अगर पीएचडी कर रहे हो तो क्या बेसिक आपका उद्देश्य है जिसके कारण आप पीएचडी करना चाह रहे हो? तो अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना पीजी कंप्लीट कर लिया है। पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो चुका है, तभी उसके बाद आप पीएचडी के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि पीजी करने के बाद फिर आपके पास लिमिटेड ऑप्शन बचते हैं जिसमें एक पीएचडी आता है। तो सबसे हायर डिग्री मानी जाती है ना। तो अगर आप इस हायर डिग्री को अवॉर्ड करना चाह रहे हो तो आपको पीएचडी करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो आपने पीजी कर लिया, अब आपको लग रहा है यार एकेडमिक्स में करियर बनाना है, रिसर्च वगैरह कर लेते हैं, तो आप जा सकते हो। अब यहाँ पे पीजी करने के बाद अगर आपको एकेडमिक्स में करियर बनाना, हायर डिग्री प्राप्त करना है, तो आप पीएचडी के लिए जा सकते हो। सबसे पहला चीज, जिसके पास कोई बड़ा गोल नहीं, बस ये है कि हमें पीएचडी करके नाम के आगे डॉक्टर लिख लेना है, तो वो भी कर सकते हैं। सेकंड गोल ये है कि आप अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देख रहे हो और आपको प्रमोशन चाहिए तो आप पीएचडी कर सकते हो। दूसरा ये हो गया। तीसरा ये हो गया कि अगर आपको लग रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बनना है तो कुछ जगह की वैकेंसीज में अगर वेटेज मिल रहा है तो आप वेटेज के लिए कर सकते हो पीएचडी, है ना। वेटेज के लिए पीएचडी कर सकते हो। चौथा ये हो सकता है कि आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने को देख रहे हो या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर को बनने को देख रहे हो, तो आप पीएचडी कर सकते हो। अब इसका भी आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, एक नेट क्वालिफाई बंदा जाएगा और एक ऐसा बंदा जाएगा जो नेट क्वालिफाई भी हो और पीएचडी भी हो, तो सामान्य सी बात है यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस उसे ज्यादा मौका देने का प्रयास करेंगे, बशर्ते कॉलेज का अपना बजट होता है, उस बजट के अंदर वो बंदा हो। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बजट के बाहर हो जाते हैं, तो उनको तो फिर नहीं प्रीफर करेंगे। तो इस तरीके से मल्टीपल फायदे आप निकाल सकते हो। तो इनमें से कुछ भी अगर आपको लग रहा है तो आप ट्राई कर सकते हो। एक और हो सकता है कि आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो, है ना। तो ये कुछ मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, या फिर आप कह सकते हो कि मल्टीपल विंडोज हैं, जिनमें से एक भी विंडोज अगर आपको समझ में आ रहा है, कि विंडोज समझ में आ रहा है, तो आप इजीली पीएचडी कर सकते हो। आपके पास एक स्ट्रांग मोटिवेशन हो सकता है। अब अगर आपको पीएचडी करना है तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो फुलफिल करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पीजी होना है। पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। नॉर्मली 55% मार्क्स मांगा जाता है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप कैटेगरी में हो तो -5% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो 50% पे काम बन जाता है। अनरिजर्व कैटेगरी में हो 55% के नंबर आपसे डिमांड की जाती है, तो वो 55% आपको फुलफिल करना पड़ता है। नॉर्मली यही है क्राइटेरिया। अब आपने पीजी कर लिया, आपका नंबर भी है, इसका मतलब यह है कि आप पीएचडी में एडमिशन लेने के योग्य अपने आप को कह सकते हो। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे आती है ये, क्योंकि सिंपल सी बात है ना कि अगर आपने पीजी कर लिया है तो हो सकता है कि आप नेट का भी एग्जाम दे रहे होगे। अगर नेट का एग्जाम दे रहे हो, आप क्वालिफाई हो, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले, फिर तो अच्छी बात है। अगर नहीं क्वालिफाई हो ना, तो भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको मौका देती हैं। वो एंट्रेंस अपना खुद का एंट्रेंस करवाती हैं, जिसे क्रेट बोला जाता है ना। इस क्रेट बोला जाता है, हो सकता है कहीं कहीं पे और कुछ नाम से जाना जाता हो। तो वो अपना एंट्रेंस करवाती है, इंटरनल एंट्रेंस करवाती हैं। आपका नेट क्वालिफाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, उनके एंट्रेंस में बैठिए और आपको मौका देंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अभी आगरा यूनिवर्सिटी की बात करें, आगरा यूनिवर्सिटी में एग्जाम चल रहा है, तो आगरा यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी का भी इस बार एडमिशन चला, उसमें 50% सीटें जो है वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए और 50% अपने खुद के एंट्रेंस के लिए है। अभी यूनिवर्सिटी बहुत सख्त हो रही है, क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी का साफ साफ कहना है कि बंदा अगर नेट क्वालिफाई है, सेट क्वालिफाई है,
स्लेट क्वालिफाई है तो वो ज्यादा योग्य, गेट क्वालिफाई ज्यादा योग्य है, तो सबसे पहले उसको आप प्रीफर करिए, है ना, इस तरीके से एडमिशन लीजिए। बट अभी कुछ यूनिवर्सिटीज बिल्कुल कर दी हैं यही चीज कि भाई जो नेट क्वालिफाई है उसी को लेंगे, और कुछ जगह अभी पे नेट प्लस अपना एंट्रेंस एग्जाम करवा रही हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। तो उनके यानी रेट के माध्यम से भी आपको, क्रेट के माध्यम से भी आपको मौका मिल जाएगा। तो ये बेसिक तरीका होता है जिसके माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हो। एक प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के ये आती है ना कि ये जो फी है, यूनिवर्सिटीज फी बहुत ज्यादा चार्ज करती हैं। अब कितनी फी चार्ज करती हैं, अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो हो सकता है आपको कम फीस 700-800 रुपए में काम हो जाए मे बी। लेकिन अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में करोगे, या फिर कैसे मतलब कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी में करोगे, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज करोगे, बहुत फीस लेते हैं। अप्रॉक्स मिनिमम मान के चलिए 2000 से 3000 रुपए के करीब फीस होती है। तो बहुत ज्यादा फीस है ना। अगर आपको 5 फॉर्म भरना पड़ गया पीएचडी का, फिर तो आप कंगाल हो जाओगे, आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा। सोचने वाली बात है ना, पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट के पास इतना पैसा कहाँ होगा, लेकिन उनको समझ में नहीं आता, वो 3-3000 रुपए फॉर्म चार्ज करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा ही बहुत पैसा लगा है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया आपने। एडमिशन प्रोसेस को समझने का प्रयास करते हैं, एडमिशन कैसे होता है। अब एडमिशन की जब भी बात की जाएगी ना, एडमिशन की जब भी बात की जाएगी, इसके बारे में कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। मैं कलर चेंज कर दूं क्या? चलिए, कुछ चीज ध्यान रखना। एडमिशन 1, सबसे पहला एडमिशन, जो पहले प्रकृति के यूनिवर्सिटीज है वो सिर्फ नेट को क्वालिफाई कर, मतलब नेट को वैल्यू दे रही हैं। नेट में नेट हो गया, जेआरएफ हो गया, पीएचडी ओनली, इन तीनों के माध्यम से ये एडमिशन ले रहे हैं। जैसे इस बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने नेट, जेआरएफ और पीएचडी ओनली के माध्यम से एडमिशन लिया, अपना कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं करवाया है। तो जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है, या नेट में इन तीनों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते, इस बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन नहीं हुआ है ना। मेरा हुआ था, मैंने एडमिशन नहीं लिया। चलिए, पहला। सेकंड पे आते हैं। सेकंड जो टाइप है उसमें देखते हैं। तो उसमें सेकंड वाले यूनिवर्सिटीज में नेट को तो वैल्यू दी जा रही है, लेकिन साथ में ये अपने खुद के एंट्रेंस टेस्ट को भी वैल्यू दे रहे हैं, सेल्फ एंट्रेंस टेस्ट, है ना, सेल्फ एंट्रेंस टेस्ट को भी वैल्यू दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो क्रेट मैंने बोला है, ये क्रेट भी करवा रहे हैं और नेट को भी मौका दे रहे हैं। अब कुछ जगह पर ये 50-50% का रेशियो है ना, 50-50% का रेशियो है। लेकिन कुछ जगह आप देखोगे कि ये रेशियो चेंज हो रहा है। अब 50-50% का कैसे? आगरा यूनिवर्सिटी में 50% नेट वालों के लिए है और 50% ऐसे बंदे के लिए है जो वहां का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करता है। तीसरे क्राइटेरिया में आते हैं। ये लोग नेट को पहले वैल्यू दे रहे हैं, उसके बाद अपने एंट्रेंस टेस्ट को, अपने एंट्रेंस से जो इंटरनल एंट्रेंस टेस्ट होता है उसको सेकेंडरी रख रहे हैं, प्राइमरी नेट को रख रहे हैं। अब नेट में आप तीनों कंसीडर कर लीजिए। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, इसमें आप लखनऊ यूनिवर्सिटी को ले सकते हो। लखनऊ यूनिवर्सिटी का क्या कहना है कि पहले तो अपने क्रेडिट को वैल्यू दे दी थी, नेट को कोई वैल्यू, खास वैल्यू नहीं मिलती थी, कुछ नंबर मिल जाता था। लेकिन अभी इसने क्या कर दिया कि भाई नेट क्वालिफाई आप हो, अगर उसमें जेआरएफ आप हो, सबसे पहले आपको मौका मिलेगा, उसके बाद नेट एंड पीएचडी ओनली को मौका मिलेगा, उसके बाद अगर सीटें बचती हैं तो क्रेट एग्जाम करवाया जाएगा और उनका एडमिशन लिया जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि इस स्टेज के बाद शायद सीटें बचे ही ना, मे बी ऐसे ही होगा। तो एलयू में ये प्रोसेस, तो एडमिशन प्रोसेस आपने अच्छे से समझ लिया कि किस तरीके से होता है। अब अगर उनका इंटरनल एंट्रेंस एग्जाम होगा तो वो 2 पार्ट में होगा, वो भी मैं बता देता हूँ। 2 पार्ट में होगा, एक तो होता है सब्जेक्ट ओनली एंड एक होता है रिसर्च एप्टीट्यूड। जो रिसर्च एप्टीट्यूड है ये 50% रहता है और सब्जेक्ट ओनली भी 50% रहता है। तो ये 50-50% रहता है। कहीं कहीं पर 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं कहीं पर 70 क्वेश्चन पूछा जाता है, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज पे। तो इस तरीके से दोनों को बराबर वेटेज देके और दोनों में क्या स्कोर आपका बन रहा है उस हिसाब से वो आपको आगे मेरिट डिसाइड करते हैं। तो आपने एडमिशन प्रोसेस को समझ लिया। चलिए, इसमें 1-2 चीज और है, वो भी समझना जरूरी है, मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब मान लीजिए आप नेट क्वालिफाई हो, अच्छी बात है। अगर आप नेट नहीं क्वालिफाई हो, क्रेट क्वालिफाई कर रहे हो, उनका इंटरनल एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो, तो उसके बाद फिर क्या होगा? तो फिर इंटरव्यू होगा, है ना, फिर इंटरव्यू होगा और उसके बाद फिर आपका डीबी होगा। इंटरव्यू के पहले भी डीबी करवाते हैं, इंटरव्यू के बाद भी डीबी करवाते हैं, फिर आपको फी पे करना पड़ता है और इस तरीके से आपका एडमिशन हो जाता है, एडमिशन डन हो जाता है और फिर आपका कोर्स वर्क स्टार्ट होता है।
ये वाला प्रोसेस होता है इस तरीके से, है ना। पहले आप नेट क्वालिफाई हो या फिर आप क्रेडिट क्वालिफाई करते हो, क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू में आते हो। अब मान लीजिए आपने नेट क्वालिफाई किया, आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ गए या आप गेट क्वालिफाई किए, तो आपको सीधे इंटरव्यू देने का मौका मिलता है और इंटरव्यू के माध्यम से ही आपका टोटल मार्क्स बनता है। एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी और बन रही है, इसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है, नहीं तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाए। देखिए, पॉसिबिलिटी को समझने का प्रयास करते हैं। जो एडमिशन की पॉसिबिलिटी है कुछ जगहों पर इस तरीके से हो रहा है कि मान लीजिए जैसे हम बात करते हैं एयू की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले आपके जितने एकेडमिक्स हैं, एकेडमिक्स जो हैं उनमें जितना मार्क्स है वो भी इंक्लूड किया जाता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपने जो नेट का जो स्कोर गेन किया है वो भी इंक्लूड किया जाता है ना। तो ये दोनों इंक्लूड करने के बाद, और कोई अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ये सब करने के बाद फाइनली आपका एक कॉमन कट ऑफ बनता है, और उसके बिहाफ पे कॉमन कट ऑफ बनता है। लेकिन यहां पर एक चीज और इंक्लूड किया जाता है, इंटरव्यू यानी सबको मिला के आपको एक फाइनल कट ऑफ बनता है जिसके माध्यम से एडमिशन होता है। कुछ जगहों पर ये प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि सिर्फ अगर आप नेट क्वालिफाई हो, तो आपको सिर्फ इंटरव्यू देना होता है ना। सिर्फ आपको इंटरव्यू देना होता है और इंटरव्यू के मार्क्स के बिहाफ पे ही आपका आगे एडमिशन होता है। तो अलग अलग प्रोसेस होता है, आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मान लीजिए इस बार लखनऊ यूनिवर्सिटी में सिर्फ अगर आप नेट जेआरएफ कुछ भी क्वालिफाई हो, तो जो आपका इंटरव्यू होगा टोटल वही डिपेंड करेगा कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। एग्जांपल ही मैंने दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है। फी की बात करते हैं कि फी कितनी देनी पड़ती है। ज्यादा फी नहीं होती है, लेकिन सबसे पहले कोर्स ड्यूरेशन समझने का प्रयास करते हैं। कोर्स ड्यूरेशन, उसके बाद फीस आपको समझ में आएगी। जो कोर्स ड्यूरेशन होता है ना, 3 to 5 ईयर होता है। 5 ईयर होता है। अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो, अगर आप रेगुलर नहीं कर रहे हो, प्राइवेट कर रहे हो ना, या फिर करस्पॉन्डिंग कर रहे हो, तो इसे आप 6 साल तक भी लेके जा सकते हो। 6 साल तक भी लेके जा सकते हो। कहीं कहीं पर आपको और भी मौका मिल सकता है, बट नॉर्मली यही है। 3 से 5 ईयर आप मान के चलिए, कंसीडर करके चलिए। तो 3 साल से पहले आप थीसिस सबमिट नहीं कर सकते। 5 साल के बाद आप करोगे तो थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। तो ये आपको समझना जरूरी है। ये कोर्स ड्यूरेशन हो गया। अब अगर ऐसा कोर्स ड्यूरेशन है, तो अब यहां से फीस अगर हम डिस्कस करेंगे तो ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। चलिए फीस देख लेते हैं। तो जो नॉर्मल फीस होती है वो आपको मैक्सिमम जगह अप्रॉक्स 10,000, हम अप टू कह सकते हैं, अप टू 10,000 पर एनम, अप टू 10,000 पर एनम के हिसाब से फीस होती है। तो एग्जांपल के रूप में मान लीजिए आपका 5 साल आप लेके चल रहे हो, तो 10 गुणे 5, तो 50,000 आपकी फीस हो गई। 50,000 ये फीस हो गई। जो आपका कोर्स वर्क होता है, कहीं कहीं पर कोर्स वर्क के लिए जो फीस ली जाती है वो 20 से लेके 25,000 के करीब होती है। तो 50 में आप जो लो लगभग 75,000 रुपए ये हो गया। कुछ थोड़ा बहुत फीसें और होती हैं, वो आपको देना पड़ता है। मान लीजिए आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसकी आपको अलग से कुछ फीस देनी पड़ती है। इस तरीके से तो आप अप्रॉक्स मान के चलो कि आप 1 लाख रुपए, 1 से 1.5 लाख रुपए मान के चलिए, 1 से 1.5 लाख रुपए में आपकी पीएचडी लगभग हो जाएगी। अगर आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहे हो। अगर आप कहीं ऐसे यूनिवर्सिटी से कर रहे हो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो ये अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लगभग आप मान के चलो 4 से 5 लाख हो जाएगा। लेकिन इसमें और भी बहुत सारे खर्चे इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको पीएचडी करना है, आप लखनऊ में रहते हो, आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो गया, तो अब आपको वहां पे स्टे करना पड़ेगा, है ना। तो मैक्सिमम केसेस में अगर स्टे करना है तो आपका वो लगभग 4-5 साल तक लगातार खर्चा बढ़ने लगेगा। अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाई हो, जेआरएफ नहीं हो, तो वो थोड़ा सा आपके लिए बर्डन हो जाएगा। तो ये अमाउंट जो आप देख रहे हो वो 8 से 9 लाख रुपए भी जा सकता है। अगर आप जोड़ोगे तो कि भाई 5 साल में कितना पैसा लगा जाए। मेरे केस में क्या है कि मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ था, बट मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे लग रहा था कि 8-9 लाख रुपए तो मेरा खर्चा जाएगा, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं करूंगा, इतना पैसा कौन लगाएगा, है ना। क्योंकि फेलोशिप मिलनी नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करके जाते हो तो मच बेटर है। नेट क्वालिफाई करके जा रहे हो तो फिर पहले अपना जेब देख लेना, अपना पर्स देख लेना, अगर अलाउ करे तो ठीक है। तो ये आपने फीस देख लिया। आगे बढ़ते हैं भैया, कोर्स वर्क की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट होता है ना। जैसे आपका एडमिशन हो गया तो सबसे पहले कोर्स वर्क होता है। कोर्स वर्क में आपको क्या सिखाया जाएगा ये समझना जरूरी है। ये जो कोर्स वर्क होता है ना, इसका ड्यूरेशन सबसे पहले जान लीजिए, 6 मंथ का होता है।
6 मंथ का होता है। इसके बाद आपका एग्जाम होता है, उस एग्जाम में आपको पास करना जरूरी है। अगर आप पास नहीं करते तो फिर से आपको दोबारा कोर्स वर्क करना पड़ता है ना। तो कोर्स वर्क पास करना जरूरी है, और कोर्स वर्क आप लीव नहीं कर सकते। कहीं भी एडमिशन आप ले रहे हो तो कोर्स वर्क जब तक चल रहा है आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, ये भी चीज समझना है। सेकेंड चीज, कोर्स वर्क जो है 6 मंथ का होता है, 20 से 25 हजार रुपए के करीब फीस होती है। साथ ही साथ कोर्स वर्क के लास्ट में एग्जाम होता है, जिसे पास करना जरूरी होता है। एग्जाम वगैरह पास कर लिए हो। अब ये समझना इसमें पढ़ाया क्या जाता है। इसमें बस आपको यही पढ़ाया जाता है कि इन 3 से 5 वर्षों के दौरान जब आप रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च कैसे करना है, रिसर्च कैसे करना है, हाउ टू परफॉर्म रिसर्च, ये आपको पढ़ाया जाता है। क्या बेसिक मिस्टेक्स हैं, है ना, जिनको आपको नहीं करनी है रिसर्च में, ये सारी चीजें आपको कोर्स वर्क में ही सिखाई जाती है। एक तरीके से कह सकते हो कि आपको रिसर्च करना सिखाया जाता है। स्टैटिकल टूल कैसे यूज करना है सिखाया जाता है, कौन कौन से टूल यूज करने हैं ये सिखाया जाता है। तो ये 6 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल होता है, जो कि अपने अगले 3 से 5 वर्ष का एक रोड मैप तैयार करता है। तो ये समझना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, कैरियर की बात करते हैं कि कैरियर इसमें क्या हो सकता है। तो पहला तो ये है कि सिंपल सी बात है कि अगर आप पीएचडी कर रहे हो, आपका सोसाइटी में एक ओहदा मेंटेन होगा। सबसे पहली चीज तो ये है, चलिए ये तो हवाई बातें हैं। दूसरा फायदा ये होता है इसमें कि आप रिसर्च में करियर बना सकते हो। तो ये एक अच्छा फायदा है ना। अगर आपने अच्छा रिसर्च किया है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, आप आर्टिकल लिख सकते हो, है ना, इस तरीके की चीजें। तीसरा ये है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर अगर हो तो आप प्रमोशन के लिए आपको मदद करती है। कई जगहों पर वैकेंसीज आती हैं तो पीएचडी वालों को कंसीडर किया जाता है, तो वहां पे आपको फायदा मिलेगा। और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेज होते हैं जो पीएचडी वालों को प्रिफर करते हैं, तो वहां पर भी आपको फायदा मिलेगा। तो ये मल्टीपल फायदे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, करियर तो हमने देख लिया। एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज यही है, जो करियर मैंने बताया है लगभग लगभग वो सारे आपके एडवांटेज हैं, है ना, वो सारे आपके एडवांटेज हैं कि पीएचडी करने के बाद जितनी चीजें मैंने बताई हैं उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन डिसएडवांटेज की बात करें कि डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, तो पहला तो डिसएडवांटेज यही है कि आपका 3 से 5 साल आपका अनप्रोडक्टिव रहेगा। आपको ऐसा लग सकता है कि यार 3 से 5 साल मेरा एकदम अनप्रोडक्टिव जा रहा है, मैं कुछ अलग नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि पीएचडी का मतलब ये है ना कि आपको कभी बुलाया सकता है, आते जाते रहना पड़ेगा। तो जब भी आप कुछ काम करने जा रहे हो, पता चला बीच में पीएचडी आ गई, भाई कोर्स वर्क का हो गया, चलो ठीक है। आपका रिसर्च जो कर रहे हो उसका प्रोग्रेस क्या है, प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको जाके जमा करनी है ना। तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। पता चला कहीं ड्यूटी आपकी लगा दी है, जो आपका गाइड है, आपको गाइड अलॉट होगा, गाइड की ड्यूटी है, उसका नहीं मन है, उसने कहा, फोन कर दिया आ जाओ ड्यूटी करो, आपकी ड्यूटी लग गई, है ना। उसको कॉपी चेक करना वो आपको करवा दिया। तो ये तमाम ऐसे काम जाम रहते हैं जिसके कारण आपको पूरा 3 से 5 साल आप कुछ अलग चीजों पर फोकस शायद ही कर पाओ, मुश्किल है ना। तो ये चीज का सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि कोई फिक्स करियर नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आप पीएचडी कर लिए तो आपको जॉब मिल जाएगी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर 100% बन जाओगे, ये इसकी सिक्योरिटी, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो कोई फिक्स करियर नहीं है। आप रिसर्च में इतना टाइम दे रहे हो, जो आपको पता है कि यार 5 साल आप दे रहे हो, आपको अगले 5 साल के बाद आपकी लाइफ सेट है, फिर तो मजा आ जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप उतना इंटरेक्ट होके नहीं कर पाओगे, इतना ज्यादा लग के काम नहीं कर पाओगे। ये भी इसका बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। तीसरा ये है कि अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जा रहे हो ना, तो बहुत फीस चार्ज की जाती है। तो ये फीस का भी बर्डन कई बार बच्चों पर पड़ता है। और फीस के साथ अगर आपको उस जगह पर रहकर पीएचडी करना, आपका अपना घर नहीं है, रेंटेड प्रॉपर्टी पे आप रह रहे हो, तो काफी पैसा आपका वहां पे स्टे करने में और अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने में भी खर्च हो जाता है। तो अप्रॉक्स अगर आप प्राइवेट से कर रहे हो तो ये 10 से 15 लाख रुपए भी पड़ सकता है। तो बहुत ज्यादा आपके लिए बर्डन हो जाएगा। अगर किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वगैरह से कर रहे हो, तब भी अगर वहां स्टे करके कर रहे हो तो आप जोड़ोगे तो 8 से 9 लाख रुपए खर्च हो जाएगा। तो थोड़ा सा बर्डन वाली चीज तो हो जाती है। हाँ, एक पॉइंट और मैं यहाँ आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो इनिशियल लेवल पे फी है, एप्लीकेशन फी है, फी एप्लीकेशन, वो बहुत ज्यादा होता है। लगभग 2 से लेके 3,000, कहीं कहीं पर इससे भी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। अब आप बताओ, आपको फॉर्म भरने के लिए इतना ज्यादा पैसा लग रहा है। तो ये सारे के सारे बर्डन होते हैं, जो कि या फिर डिसएडवांटेज होते हैं। फाइनल समरी की बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइनल समरी में आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको एक एक चीज समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये काम करता है। फिर से मैं एक बार आपको सरसरी तौर पे बता देता हूँ
कि बेसिकली अगर आपने पीजी कंप्लीट कर लिया है, आपको रिसर्च में करियर बनाना है, तो आप या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह यानी एकेडमिक्स हायर लेवल पे जाना है, तो आप पीएचडी के लिए सोच सकते हो। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए, जेआरएफ क्वालिफाई होना चाहिए, फिर पीएचडी ओनली आप क्वालिफाई हो, गेट क्वालिफाई हो, है ना? मतलब इनमें से कोई भी अगर एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है या फिर आप स्टेट का सेट क्वालिफाई किए हो, तो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी क्वालिफाई नहीं है, तो यूनिवर्सिटी का अपना जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, अब तो हर जगह नहीं है लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी है, वहां का एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होकर भी आप ये चीज कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन बेसिकली 2-3 तरीके से होता है। सबसे पहला होता है कि आपका नेट के बिहाफ पे ही आपका एडमिशन हो जाएगा, सिर्फ इंटरव्यू देना होगा, इंटरव्यू का मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा और उसी के बिहाफ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। सेकंड ये होता है जो यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस टेस्ट करवाती है, उसमें एंट्रेंस टेस्ट के कुछ नंबर होते हैं, कुछ नंबर इंटरव्यू के होते हैं, जिसके बिहाफ पर फाइनल कट ऑफ बनती है और आपका सिलेक्शन होता है। और तीसरा ये होता है कि भाई आपने नेट का जो नेट क्वालिफाई किया, कुछ नंबर उसका ऐड किया जाता है, कुछ इंटरव्यू का ऐड किया जाता है, कुछ एकेडमिक्स का ऐड किया जाता है, उसके बिहाफ पे एक फाइनल कट ऑफ बनती है और आपका एडमिशन होता है। एडमिशन हो जाने के बाद आपका कोर्स वर्क स्टार्ट होता है। कहीं कहीं पर कोर्स वर्क के पहले ही गाइड अलाट हो जाता है, कहीं कहीं पर कोर्स वर्क के बाद गाइड अलाट होता है। वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपका गाइड को जैसे ही आपका एडमिशन श्योर होता है, आपका गाइड अलाट हो जाता है, और लखनऊ यूनिवर्सिटी में उसके बाद अलाट होता है, कोर्स वर्क के बाद अलाट होता है। तो ये वाला एक आपका सीन रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिया, आपने एग्जाम दे दिया कोर्स वर्क का, कोर्स वर्क में आप पास हो गए, फिर यहाँ से आपकी पीएचडी स्टार्ट होती है। कोर्स वर्क में बताया जाता है कि किस तरीके से आपको पीएचडी करनी है, किस तरीके से रिसर्च करनी है, क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें करने के बाद फाइनली आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है, जर्नी स्टार्ट होती है पीएचडी की, जो कि 3 से 5 वर्ष की होती है। आप आराम से लग के 3 से 5 साल तक लगे रहते हो इसी में। बाकी साइड में कोई काम करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आपको उसमें बीजी इन्वॉल्व कराया जाता है। इस तरीके से आपकी पीएचडी चलती रहती है। और पीएचडी के फाइनल में आपको जो थीसिस आपने इन सबके दौरान आपको एक इन सबके दौरान एंट्रेंस के टाइम ही आपको एक रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है। इंटरव्यू के पहले आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है, जिसके बिहाफ पर आपका इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू में रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको रिसर्च प्रपोजल अच्छे से तैयार करना है। रिसर्च प्रपोजल ये बताता है कि किस टॉपिक पर आप रिसर्च करने के लिए इंटरेस्टेड हो। बाद में आप उसे चेंज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो टॉपिक डिसाइड करोगे उसी पर आपको थीसिस लिखनी होगी, उसी पर रिसर्च करना होगा, डेटा कलेक्शन करना होगा, इंटरप्रेट करना होगा, फाइनल कंक्लूजन देना होगा। और इस तरीके से आपकी पीएचडी कंप्लीट होने वाली होती है, क्योंकि आपने थीसिस पे पूरा काम कर लिया है। थीसिस सबमिशन होता है, इवैल्यूएशन होता है, पीएचडी अवार्ड होती है, और फाइनली आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाती है और अपने नाम के आगे आप डॉक्टर लिख सकते हो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने भरपूर जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है, वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो आपको कैसी लगी, आप अप्रिशिएट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या फिर आपको कहीं कोई कमी लगी, ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि नया चैनल है ना, तो मुझे जानना है कि एक्चुअल में मैं कैसा आउटकम आपको निकाल के दे पा रहा हूँ, कैसा आउटपुट दे रहा हूँ। बाकी ठीक है, आप वीडियो को हाइप कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और वीडियो के कमेंट में अगर कोई लिंक है तो आप उससे जुड़ भी सकते हैं। जैसे टेलीग्राम वगैरह का अगर मैं दे दूंगा तो वहां से आप जुड़ सकते हैं।